Hello students, welcome to my YouTube channel Step Up Learning. So today we will study your class 6 chapter of political. The name is Unity in Diversity or Many in the One. Unity in Diversity which means कि diversity का मतलब होता है विभिन्नता, unity का मतलब होता है एकता, विभिन्नता मतलब अलग अलग तरह के रिलीजन, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कस्टम्स फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग तरह के नॉर्म्स फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग तरह का खाना खाने वाले लोग, अलग तरह का पहनावा पहनने वाले लोग, मतलब जिसमें हर इंसान अलग तरह की अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम पढ़ेंगे। अब ये दो कुछ कोट्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा और श्री औरोबिंदो द्वारा, जो कि बेस हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर। आगे चलते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, जैसे कि मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें चैप्टर के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही समझ आएंगे। व्हाट इज़ मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो को देखते हुए यूनिटी डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मतलब हमें इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने सारे लोगों में यूनिटी कैसे है इंडिया में, ये बताना है। वट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। क्या एस्पेक्ट्स हैं इंडिया की विभिन्नता के जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं माइंड में लोगों के। और हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। कैसे हम यूनिटी को बना सकते हैं ऐसा कि वो डाइवर्सिटी से ऊपर जाए, डाइवर्सिटी को अंडरलाइन करे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले रिच डाइवर्सिटी। रिच डाइवर्सिटी, रिच वर्ड बेसिकली हमें जिस चीज़ रिच हमें कैसे समझ आता है, जब हम मनी की बात करते हैं, कोई इंसान बहुत रिच है, बहुत अमीर है, तो मनी के देखते हुए ऐसे ही अगर हम डाइवर्सिटी के साथ रिच लिख रहे हैं तो इसका मतलब डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग चीज़ें। जैसे हमारे सामने पड़े हो, एक सेब पड़ा हो, एक केला पड़ा हो, एक संतरा पड़ा हो, एक अनार पड़ा हो, एक आम पड़ा हो, कितने सारे हैं और इन सभी को हम एक ही टोकरी में रखते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा देश है, हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बंगाल, और नीचे की तरफ आए तो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, और अगर वेस्ट की तरफ जाएँ तो गुजरात, राजस्थान। तो अलग अलग तरह के देश एक ही इंडिया के मैप में हमें दिखाई देते हैं। तो कितना सुंदर लगता है जब हम उसमें अलग अलग कलर्स भरते हैं। आपने इंडिया के मैप में अलग अलग कलर्स भरे होंगे अलग अलग स्टेट में, तो कितना प्यारा लगता है वो चीज़। तो वही बोला गया है कि इतनी सारी स्टेट्स हैं, तो ऐसी इतनी सारी स्टेट्स से जुड़कर एक कंट्री बनी है, तो एक यूनिक है ये चीज़। तो जो इंडिया है वो रिच है इस चीज़ में कि इंडिया के पास कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। अब एक ही तरह की सिंपल देखो, अगर आप कोई मतलब जैसे अगर आपके पास एक ही कलर हो, आपको चार्ट बनाने को ही आपके पास बस एक ही कलर का स्केच है, तो वो इतना इंटरेस्टिंग, उससे हम इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं बना सकते जितना हमारे पास अगर पूरा पैकेट हो अलग अलग कलर्स का, ऑरेंज भी हो, येलो भी हो, पिंक भी हो। तो वो हम बोलेंगे कि हम रिच हैं इस चीज़ में कि हमारे पास अलग अलग कलर हैं, हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल से चार्ट बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी बोला गया है इंडिया को। If you travel through India by train, you will notice not only changing landscape, but also many different types of dresses and food, different languages, familiar, unfamiliar. This is India's rich diversity, and it is usually the first thing that strikes visitors to our country. यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं वो, आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, है ना। ज़्यादातर ट्रेन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में पहाड़ों की पिक्चर्स बनने लग जाती हैं, क्योंकि हमें बहुत पसंद है कि हम ट्रेन से पहाड़ों में जाएं, या फिर जैसे दार्जिलिंग वगैरह इस चीज़ की पिक्चर्स आने लग जाती है ना। तो हम जैसे इससे क्या पता चलता है कि जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ से हम अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो दिल्ली से हमें, मान लीजिए हमें जाना है जम्मू कश्मीर, तो हम ट्रेन से जाते हैं तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर को किसने अटैच किया, ट्रेन ने। और उसी रास्ते में हमने कई अलग अलग तरह के लोगों को देखा, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को देखा, उनके खाना खाने के तरीके को देखा, उनके खाने को देखा कि अलग अलग लोग कैसे ट्रेन में अलग अलग तरह का टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आते हैं। और कैसे जो लैंडस्केप है, हम सिर्फ लैंडस्केप नोटिस नहीं करते, हम नोटिस करते हैं लैंडस्केप के, जैसे अभी दिल्ली में प्लेन चल रहा होता है, फिर जैसे ही प्लेन लैंड होती है, जैसे ही हम एंटर होते हैं हिमाचल प्रदेश वगैरह इस साइड से, फिर ऐसे करके जम्मू कश्मीर जाते हैं तो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो वो माउंटेन्स वाला एरिया आ जाता है। तो ये भी नोटिस करते हैं। इसके साथ साथ हम अलग अलग तरह की बोलियाँ, लोग कई सारी अलग अलग भाषाओं में बातें करते हैं ट्रेन में, तो वो भी हम नोटिस करते हैं। हम कुछ चीज़ों से फैमिलियर होते हैं, कुछ चीज़ों से फैमिलियर नहीं होते। तो यही बताया गया है कि इंडिया जो है वो एक रिच डाइवर्सिटी कंट्री है। इसमें यूजुअली ये सबसे पहली चीज़ है इंडिया की जो फॉरेनर्स को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है, तभी फॉरेनर्स हमारे यहाँ घूमने आते हैं। जैसे हम भी जाते हैं घूमने, बट हमें सबसे पहले अपने देश को घूमना चाहिए, अपने देश की डाइवर्सिटी को देखना चाहिए। सबसे पहले हमें मोटिव बनाना चाहिए कि हम हर स्टेट की डाइवर्सिटी को जानें, हर स्टेट में घूमें। हमारा देश बाहर के देश से भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो यही चीज़ जो विजिटर्स हैं हमारे देश में, जो कंट्री में आते हैं लोग, उन्हें ये चीज़ स्ट्राइक करती है, ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि कैसे एक इंडिया एक रिच डाइवर्सिटी कंट्री है, क्योंकि बाहर के देश में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट, 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स, मतलब 18% अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन देखी जाए तो उसमें से डाइवर्सिटी जो है एक सरप्राइजिंग, सच डाइवर्सिटी नॉट सरप्राइजिंग नहीं है इतनी, बट 20th सेंचुरी में जो सर्वे ऑफ इंडिया है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, उसने एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ मैसिव सर्वे कंडक्ट किया, जिसका नाम रखा गया पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ASI ने कौन सा सर्वे कंडक्ट किया था, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाए तो क्या बनेगी, PIP। ASI ने क्या किया, कौन सा सर्वे कंडक्ट किया, PIP, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, of 4,635 communities across all states of country. It counted
325 languages using 25 scripts. It also observed that many Indians may be called migrants. मतलब इस सर्वे से हमें क्या पता चला कि 4635 कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस ऑल स्टेट्स। अगर हर स्टेट में देखा जाए तो हर स्टेट में इतनी कम्युनिटीज़ प्रेजेंट हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं वो हैं। और ये काउंट किया कि 325 लैंग्वेजेस जो हैं इंडिया में पाई जाती हैं, जो कि यूज़ करती हैं 25 स्क्रिप्ट्स, मतलब किस लिपि पर है, 25 लिपि भी पाई जाती हैं। तो ये चीज़ इस सर्वे ने फाइंड आउट की कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, जिसमें 4635 कम्युनिटीज़ हैं, 325 लैंग्वेजेस हैं, और जो कि बेस हैं जो यूज़ कर रही हैं लैंग्वेजेस, कितनी स्क्रिप्ट्स, 25 स्क्रिप्ट्स। और ये ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं वो माइग्रेंट्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ उनका घर है, मतलब वो वहाँ से, जहाँ उनकी बर्थ प्लेस है वहाँ से कहीं दूर रहते हैं, मतलब कहीं और शिफ्ट भी होते हैं, तो माइग्रेट होते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। उसके बाद वाइल्ड डाइवर्सिटी इज इंडीड ब्यूटीफुल, मेकिंग सेंस of it is not so easy. Over a century ago, the British historian Vincent Smith wondered, how in the face of such bewildering diversity can a history of India be written? The answer of the query is found in the fact that India offers unity in diversity. हमारे देश पर राज किया था ब्रिटिशर्स ने, ये हम सभी को पता है। तो ब्रिटिश के एक हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। आप इनका नाम इससे याद कर सकते हैं, क्रिकेटर ना स्मिथ, तो विंसेंट स्मिथ जो है वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। उन्होंने वो ये चीज़ को देखकर बड़े हैरान हुए कि कैसे ये इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, मतलब वो इस डाइवर्सिटी को देखते हुए जो इंडिया का इतिहास है वो कैसे लिखा गया होगा। इतने सारे लोगों को देखते हुए, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतना कुछ होने के बाद भी है कि इस इंडिया का भी इतिहास है। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उस पर एक इतिहास लिखना, उस पर एक समरी लिखना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमें हर चीज़ को बारीकी से देखना होता है। तो वही चीज़ को वो बहुत उस चीज़ को देखकर वंडर हुए कि कैसे लिखा गया, इंडिया की हिस्ट्री कैसे लिखी गई। तो इसका आंसर एक बहुत सिंपल है कि इंडिया जो है ऑफर करती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या थी हमारे अंदर, हम सब में एक एकता थी, हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, जिससे कि हमारा जो देश है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यही इनका आंसर था, क्योंकि डाइवर्सिटी में यूनिटी थी इसलिए। अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि कई सारे डायमेंशंस हैं इंडियन लाइफ के। तो अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इंडियन लाइफ इन रिस्पेक्ट टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आप ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बनाओगे आप फूड फॉर ऑल। फिर इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे डिफरेंट फूड हम देखते हैं, डाइवर्सिटी फूड में क्या क्या डाइवर्सिटी है डिफरेंट रीजन्स के बेस पर। The number of different dishes and preparations you can taste in India must be in their thousands. Yet certain food grains are common to almost every part of the country. Cereals such as rice, barley, wheat, millets such as pearl millet जिसे हम बाजरा कहते हैं, ज्वार वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि कई सारी डिशेज़ प्रिपेयर होती हैं और आपने कई सारी डिशेज़ भी ट्राई की होंगी। अब दिल्ली में तो सब कुछ मिल जाता है। दिल्ली जो है वो दिल्ली एक तरह से ऐसा यूनियन टेरिटरी बन चुका है जिसमें कि बहुत सारे माइग्रेंट्स आके रह रहे हैं, और उनकी वजह से हर इंसान को दिल्ली में जो रह रहे हैं उन्हें अलग अलग तरह का खाना टेस्ट करने को, अलग अलग तरह की चीज़ें टेस्ट करने को मिलती हैं। तो यही बोला गया कि आपने कई सारी डिफरेंट डिशेज़ खाई होंगी, टेस्ट की होंगी, बट जो फूड ग्रेन्स हैं वो भी कई स्टेट्स में कॉमन होते हैं। मतलब जैसे कि फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो एक ही है। अब जो चावल है, वो चावल कुछ और तो बन नहीं सकता, चावल तो एक ही रहता है, पर वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कई तरह की चीज़ें हैं खाने की जो अलग अलग देश में यूज़ की जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स में यूज़ की जाती हैं, बट उनका नाम जो है वो डिफरेंट रख दिया जाता है, ताकि थोड़ा एक उसमें डाइवर्सिटी दिखाई दे। अब इस मैप में देखेंगे हम, जैसे कि जो ये तो आपने सभी ने घर में नोटिस किया होगा कि राजमा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है तो वो राजमा ही, बट जो हम यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि थोड़ा अगर हम नॉर्थ में ना जाएँ, ज़्यादा दिल्ली हरियाणा वगैरह में जाएँ, तो वहाँ पर क्या कैसे राजमा यूज़ किए जाते हैं, सिंपल। बट एक लाल रंग के राजमा होते हैं, वो ज़्यादातर पहाड़ों में, कश्मीर में पाए जाते हैं। अगर हम कश्मीर में वैष्णो देवी आप गए होंगे कभी, तो वहाँ पर राजमा चावल जो मिलते हैं, वहाँ के राजमा अलग टेस्ट के होते हैं, लाल लाल होते हैं बिल्कुल। तो देखो अलग अलग डाइवर्सिटी है खाने की चीज़ों में भी। अब इसमें जैसे दिखा रखा है कि उत्तर प्रदेश की साइड बासमती राइस यूज़ हो रहा है ना, और वाइट लोबिया कहाँ की साइड है, इधर वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आ गया, और मूंग दाल वगैरह ये वेस्ट में आ गई, चना दाल वेस्ट में, है ना, ज़्यादातर। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर वहीं यूज़ की जाती हैं। अब दिल्ली में जो है वो राइस कम, मतलब राइस भी कंज्यूम किया जाता है, बट उसके साथ चपाती, व्हीट भी कंज्यूम किया जाता है। बट कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइस ही डेली यूज़ में खाते हैं। जैसे कि हम मतलब इधर की साइड आ जाए, नॉर्थ ईस्ट की साइड, तो यहाँ पर चावल का ज़्यादा कंजम्पशन है, या फिर नीचे साउथ में चावल का ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपका गांव किस स्टेट से है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपके वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा फेमस फूड आइटम है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियंस। अब एक क्वेश्चन अगर आ गया 1 मार्क्स में कि वट आर स्टेपल ग्रेन्स। स्टेपल ग्रेन्स वो होते हैं जो कि बेसिक फूड होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ इंडियंस। बेसिक फूड क्या है, राइस, ओके, व्हीट,
ठीक है, ये हमारे बेसिक फूड्स हैं। पल्सेस और ज्वार बाजरा ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जो डोसा है वो तो बेसिक नहीं है, वो एक स्पेसिफिक हो गया साउथ का, तो ये अलग हो गया। जो बेसिक फूड ग्रेन्स होते हैं ना, जो मोस्टली स्टेट्स यूज़ करती हैं, मतलब मोस्टली सभी ही स्टेट्स यूज़ करती हैं इंडिया की, उसे हम कहते हैं स्टेपल ग्रेन्स। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम एंड जिंजर, ये भी अलग अलग स्टेट से, मतलब अलग अलग स्टेट से पाई जाती हैं, अलग अलग स्टेट से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जाती हैं। सो वी सी हाउ द सेम इंग्रेडिएंट्स, इसे बोला गया यूनिटी। सेम इंग्रेडिएंट्स हो गए, यूनिटी हो गई ना। जैसे कि राजमा दो तरह के हमने पढ़े, है तो वो राजमा ही, सेम ही इंग्रेडिएंट, पर वहाँ कुछ और नाम है उसका और वहाँ कुछ और नाम है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने घर में किसी से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, आपकी मम्मी को पता होगा कि वो जो लाल राजमा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली राजमा, उन्हें क्या कहा जाता है। तो सेम इंग्रेडिएंट्स जो है, यूनिटी है, कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। डाइवर्सिटी हो गई, इसमें डाइवर्सिटी आ गई। टू प्रिपेयर एन एंडलेस वैरायटी ऑफ डिशेज, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह की डिशेज़ बनती हैं। एक ही चीज़ से, एक ही दाल से कई तरह की डिशेज़ आपकी मम्मी आपको बना के खिला देती होंगी। कभी दाल से दाल वाली रोटी भी बन सकती है, दाल से नॉर्मल दाल भी बन सकती है, दाल का हम यूज़ घिया बनाने में भी कर लेते हैं। तो अलग अलग टेस्ट आ गया ना हर चीज़ में उसका, तो वही चीज़ बताई गई है। तो हम अब आगे चलते हैं। टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, पहला हमने क्या लिखा था? पहला हमने लिया था फूड फॉर ऑल। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम डायमेंशंस ऑफ इंडियन लाइफ में? फूड फॉर ऑल। और सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। अब इसमें हम पॉइंट्स कैसे बना सकते हैं? टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग इन ड्रेसेस. An obvious example is a plain length of cloth called the sari, a type of clothing worn in most part of India and made from different fabrics. अब हर स्टेट अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। हम देखते थे ना एसएसटी की बुक में, या थर्ड फोर्थ की बुक में अगर देखते तो कैसे हमें दिखाया जाता था, या फिर जीके की बुक में कि क्या अलग अलग कल्चर है। फिर बंगाल को दिखाया जाता था, बंगाल की साड़ी रेड और वाइट कलर की दिखाई जाती थी, है ना, और अलग स्टाइल से उन्होंने ड्रेप की होती थी। ऐसे साड़ी जो है वो एक कॉमन हमारा वियरिंग क्लॉथ है इंडिया के लिए, है ना। तो वो एक ट्रेडिशनल क्लॉथ माना जाता है, ट्रेडिशनल ड्रेस मानी जाती है साड़ी। तो वो हम कैसे वेयर करते हैं, उस चीज़ को हम डाइवर्सिटी में ला सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से साड़ी को वेयर किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बोली है, और डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। साड़ी जैसे कि बनारसी साड़ी हो गई, है ना, और शिफॉन की साड़ी हो गई, अलग अलग फैब्रिक है इसमें। बनारसी साड़ी किस चीज़ को डिपिक्ट करती है? बनारस के कल्चर को बताती है ये, ठीक है, तभी इसका नाम बनारसी साड़ी रखा गया। ऐसे ही कांजीवरम, पठानी, पटन पटोला, ठीक है, इस तरह की अलग अलग, मतलब मोस्टली कॉटन और सिल्क की होती हैं, बट एक सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये बनारसी वगैरह देखे जाते हैं। डिफरेंट मेथड से वीविंग होती है, डिज़ाइनिंग अलग होता है, हर किसी में, हर चीज़ में कुछ अलग यूनिकनेस आ ही जाती है। साड़ी जो है एक लॉन्ग हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो हमारी ट्रेडिशनल ये साड़ी है, ट्रेडिशनल एक वियरिंग क्लॉथ है हमारा, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। दिस स्टोन रिलीफ, यहाँ पर एक जैसे ये स्टोन दिखाया गया है, इसमें क्या है दिखाया गया है? एक साड़ी ड्रेप कर रखी है एक वुमन ने। अब ये स्टोन रिलीफ, रिलीफ का मीनिंग क्या होता है? रिलीफ का मतलब होता है अ डिज़ाइन दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पैनल, जो उभरी हुई चीज़ होती है, पत्थर पर उभरा उभरा हुआ है ना ये डिज़ाइन, वो जो भी स्क्रप्चर बनाया है वुमेन का, वो उभरा हुआ है पत्थर पर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्टैंड्स आउट, बाहर की तरफ आ रही हो किसी भी सरफेस या सरफेस से पैनल के, तो उसे रिलीफ कहा जाता है। अब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप. वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड चिंस बिकम सो पॉपुलर इन 17th सेंचुरी. अब 17th सेंचुरी की बात की गई है कि उस टाइम पे एक इंडिया ने ऐसी फाइनेस्ट कॉटन प्रोड्यूस कर दिया जिसको देखकर जो यूरोपियंस थे और जो इंग्लैंड और फ्रांस के लोग थे, वो बहुत हैरान हो गए कि इतना अच्छा कॉटन कोई कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। जो कॉटन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तभी जो गांधी थे वो कॉटन को, मतलब खादी को प्रेफर देते थे, क्योंकि कॉटन जो है वो इतना अच्छा कपड़ा माना जाता है। उसमें वो गर्मी में हमें ठंडक देता है और सर्दी में हमें गर्म रखता है, तो बहुत अच्छा फैब्रिक ये माना जाता है। तो 17th सेंचुरी में इंडिया ने प्रोड्यूस किया कॉटन, प्रिंटेड कॉटन, जिसका नाम था चिंस, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ 17th सेंचुरी में, और इसकी वजह से जो यूरोप की सेल थी वो बहुत डाउन हो गई। तो फिर क्या किया इंग्लैंड और फ्रांस ने डिसाइड किया कि इस इंपोर्ट को, मतलब इंडिया से जो इंपोर्ट किया जाता था चिंस, जो प्रिंटेड कॉटन था, वो बैन कर दिया जाए, ताकि उनका बिजनेस भी तो चले ना, तो फिर तो वो गरीब हो जाएंगे। तो वही चीज़ बताई गई है कि वो कैसे राज करते, फिर हम पे राज नहीं कर पाते। सबसे पहले यही एक तरीका था, उन्होंने हमारे देश पर राज इसी कारण से किया क्योंकि वो सबसे पहले सामान लेकर आए थे हमारे देश में सस्ता, और लोग कॉटन को छोड़कर और क्लॉथ्स की तरफ अट्रैक्ट होते गए, जबकि कॉटन जो था वो सबसे बेस्ट, कॉटन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है कपड़ा। देयर आर मैनी वेज ऑफ वेयरिंग द साड़ी एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर. न्यू वेज ऑफ ड्रेपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड. यही बोला गया है कि साड़ी को वेयर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग तरीका होता है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में अलग एक स्टाइल होता है साड़ी को पहनने का। तो अभी भी कई सारे स्टाइल इन्वेंट भी किए जा रहे हैं अलग अलग। अब जैसे ये देखो,
साड़ी का अब इसमें यूज़ बताया गया है, साड़ी कैसे यूज़, आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा साड़ी का यूज़ करते हुए, वो साड़ी को ऐसे भी यूज़ करती हैं, कुछ कुछ जो होती हैं वो साड़ी का झूला बना देती हैं, जिससे कि उसमें बच्चे को लेटाकर उसे झूला बन जाता है, ठीक है। साड़ी का यूज़ गेहूँ को छानने में भी हो जाता है, क्योंकि उसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है ना। और जैसे कि साड़ी का यूज़ देखो पानी के लिए, मतलब उसमें कोई गेहूँ को धोने के लिए भी यूज़ हो गया, ये सिर पर रख के उसके ऊपर मतलब जो भी है मटकी वगैरह रखने के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी यूज़ हो गया, साड़ी पहनने के लिए भी यूज़ होती है, साड़ी को हम बिछाकर उस पर सो भी सकते हैं। तो कई सारे यूजेज़ हैं कपड़े के, क्योंकि एक कपड़ा ऐसा कपड़ा है जो कि हमें दिक्कत नहीं देता, जो कि हमें हर चीज़ में सहूलत देता है। अब थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारे डायमेंशंस में, फेस्टिवल्स गैलोर। फेस्टिवल्स तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कितने तरह के फेस्टिवल्स इंडिया में आते हैं। तो अब कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं, बट हर स्टेट में उनका नाम अलग है। तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं मकर संक्रांति, अभी आया था ना मकर संक्रांति। तो अभी एक मैप से समझते हैं, बहुत अच्छा बताया गया इसमें, डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस द इंडिया अबाउट सेम डेट। तो मकर संक्रांति को अगर हम जम्मू कश्मीर की साइड से जाएँ तो क्या कहा जाता है, शिशुर संक्रांत। और नॉर्थ में मतलब यहाँ पर जैसे दिल्ली पंजाब वगैरह में देखें तो यहाँ पर माघी या लोहड़ी मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति होती है ना, तो वो माघी या लोहड़ी कहते हैं। गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है, ठीक है। नीचे मुंबई में आए तो मकर संक्रांति कहा जाता है, और यहाँ मकर संक्रांत कहा जाता है, कहीं मकर संक्रांत कहा जाता है, कहीं माघ बिहू कहा जाता है, बिहू भी मनाया जाता है। तो वो सेम ही डेट को होता है, 14 को होती है ना, 14 जनवरी को। तो वही चीज़ अगर नीचे साउथ की तरफ आए तो उसी दिन पोंगल मनाया जाता है, इसी का दूसरा नाम पोंगल है, ठीक है। कहीं इसका नाम मकर संक्रमणा है, कहीं इसका नाम पोषु संक्रांति है, कहीं इसका नाम मकर संक्रांति है, कहीं मकर संक्रांत है, कहीं उत्तरायण है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं एक ही फेस्टिवल को। तो कितना डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। अब देखते हैं नेक्स्ट, एन एपिक स्प्रेड। अब लिटरेचर, एक पॉइंट हम लेंगे लिटरेचर, इसको हम लिखेंगे लिटरेचर में भी काफ़ी सारी विभिन्नता है। Literature offers us another fine illustrations of unity in diversity. Indian literatures are extremely diverse. काफ़ी सारे डाइवर्स लिटरेचर है इंडिया का। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ आपने अपने बड़ों से सुनी होंगी या फिर कुछ बच्चों ने पढ़ी भी होंगी। तो पंचतंत्र की कहानियों में क्या होता था, एक कलेक्शन होती थी अलग अलग स्टोरीज़ की, विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स में एनिमल्स बताए जाते होते हैं, और टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स बताते हैं। वो स्टोरीज़ को अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो आपको सिखाएंगे कि लाइफ की स्किल्स क्या क्या होती हैं, अलग अलग तरह की। ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट जो है इज़ एटलीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड है। इसका जो ओरिजिनल संस्कृत में सबसे पहले पंचतंत्र की कहानियाँ संस्कृत में लिखी गई थी, उसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो 2200 साल पुराना है। और बट जो इसकी स्टोरीज़ है ना वो हर एक इंडियन लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेटेड है। पंचतंत्र एग्जिस्ट इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचतंत्र कितनी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करता है, तो 50 लैंग्वेजेस। अब मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इट इज़ दैट ऑफ इंडियाज़ 2 एपिक्स। 2 एपिक्स इंडिया के, रामायण और महाभारत। एपिक क्या होते हैं, एपिक हम उसे कहते हैं जब लॉन्ग पोएम होती है, जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। मतलब जिसमें जो हीरोज़ वगैरह कैसे क्या हुआ, अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग हीरो या फिर अलग अलग ग्रेट फिगर्स को शो करता है जो पास्ट में हो रखा हो, रियल उस पर बेस्ड, उसे हम कहते हैं एपिक। एपिक बेसिकली एक पोएम जो नरेट की जाए, एक रोल प्ले किया जाए किसी पोएम का, जो बहुत लंबी पोएम हो, बहुत बड़ी हो। तो ये 2 रामायण और महाभारत भी बहुत इंडिया की सबसे बड़ी एपिक्स मानी जाती हैं। तो 2 एपिक्स कौन से हैं, रामायण एंड महाभारत। तो इसमें जैसे ये देखो पिक्चर में दिखाया गया किस तरह से जब सीता माता को उठा कर ले गए थे रावण, कैसे क्या क्या उस टाइम हुआ। फॉर मोर देन 2 millenniums these 2 epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond. In addition, there are countless folk versions of them. Few years ago, a scholar conducted a survey in Tamil Nadu alone and counted about 100 versions of Mahabharat that have come down to us in folklore forms. More than 2 millenniums these 2 epics have been translated or adapted into रीजनल लिटरेचर। अलग अलग रीजन के लिटरेचर में इसको ट्रांसलेटेड किया गया है। ये दोनों एपिक्स को, रामायण और महाभारत को, हर भाषा में पाई जाती है। एक तमिलनाडु के जो स्कॉलर थे उन्होंने कंडक्ट किया तमिलनाडु में एक सर्वे, और पाया कि 100 वर्जन है महाभारत के, 100 वर्जन है, मतलब 100 अलग अलग भाषा की किताबें हैं महाभारत की। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है कितनी डाइवर्सिटी है, हमारे लिटरेचर में भी कितनी डाइवर्सिटी है। कि हमें कुछ बुक को पढ़ना है, एक मतलब कई सारी बुक्स होती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती है, ट्रांसलेट कर दी जाती है, तो वो लिटरेचर हमें डाइवर्सिटी दिखाता है। इनफैक्ट मतलब ये जो महाभारत और रामायण है ये एक कनेक्ट करती है हिस्ट्री से हमें, और हर जो कम्युनिटी है उसका मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, हर कम्युनिटी के अपना एक अलग वर्जन है, इसको बताने का तरीका ही अलग है। ट्राइबल कम्युनिटी को देखें तो ट्राइबल कम्युनिटी में जैसे ट्राइबल्स कौन कौन से, भील्स, गॉन्ड्स और मुंडास, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इसमें इंडिया नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, हिमालयन रीजन्स में, कश्मीर में। इनका खुद का एक वर्जन है, कैसे बताते हैं ये 2 कहानियों एपिक्स को, लॉन्ग पोएम्स को किस तरह से ये प्रदर्शित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं थे के.एस. सिंह, डायरेक्टेड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, PIP याद हो आपको तो, किसने, AIS एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
तो इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया देयर इज़ हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज पांडव्स डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स। पांडव कितना घूमे थे, मतलब जैसे कि राम जी जो थे वो भी कितना घूमे अलग अलग स्टेट में, है ना। जैसे जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया, फिर जब सीता माता को का अपहरण किया गया तो श्रीलंका लेके गए उन्हें, है ना। रावण जो था वो उन्हें श्रीलंका ले गया था। तो उत्तर प्रदेश से श्रीलंका तक आने में कितने देशों से कितने स्टेट से कितने राज्यों से वो राम जी जो थे वो गुजरे और कैसे कैसे वो आगे आए। ऐसे ही जो मतलब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि कैसे पांडव जो है अलग अलग स्टेट से गुजरे, अलग अलग जगह विजिट किया उन्होंने, अलग अलग चीज़ों को देखा। These two epics created a dense web of cultural interaction across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. ये जो 2 epics हैं महाभारत और रामायण, इन्होंने एक क्रिएट किया डेंस वेब, एक जाल क्रिएट किया कल्चरल इंटरेक्शन का। आपस में हर स्टेट का कल्चर, आपस में हर डिफरेंट कल्चर इंटरेक्शन, हर कल्चर का इंटरेक्शन हुआ कंट्री में, हमारी इंडिया में और एशिया में भी। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही फेमस नहीं है रामायण महाभारत, ये बाहर की काफ़ी कंट्रीज़ में बहुत फेमस है और कहीं जगह तो इन्हीं की पूजा भी की जाती है। किसी और नाम से इन्हें पुकारा जाता है, किसी और नाम से इन्हें पूजा जाता है। जैसे हम श्री राम कहते हैं तो वो कुछ और नाम कहते हैं। ये भी आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे देश में जो हमारी हिस्ट्री में जो हो रखी हैं। इन इंडियाज़ क्लासिकल आर्ट्स इंक्लूडिंग क्लासिकल, अब एक और पॉइंट आ सकता है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, डिफरेंट क्लासिकल आर्ट्स एंड डिफरेंट डांसेस। आर्ट्स में भी डाइवर्सिटी है और डिफरेंट टाइप आर्ट्स कैसे, मतलब इसमें आर्ट्स हम डांस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जो ड्राइंग्स होती हैं जैसे जैसे मंडाला आर्ट हो गई, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और डांसेस अलग अलग तरह के डांसेस होते हैं, कुचिपुड़ी है ना, भंगड़ा, ऐसे, तो वो उसमें भी डाइवर्सिटी है। तो हम चाहें ना तो बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, बट हमें उसके लिए अपने मतलब आसपास देखो। ज़रूरी नहीं कि किताबों से ही आपको, किताबों से तो आपको मिल जाएगी थ्योरेटिकल नॉलेज, बट आप अपने आसपास की चीज़ों को देखा करो, अपनी मतलब सराउंडिंग्स में देखा करो कि डाइवर्सिटी, चैप्टर का नाम पढ़ो और देखो डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है तो मेरे आसपास कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे मैंने आपको एक पहले एग्जाम्पल दिया था कि कितने सारे फ्रूट्स हैं, अगर उन्हें एक ही टोकरी में रखा जाए तो कितनी डाइवर्सिटी आ गई है ना, वो एक ही जुट रहकर एक ही टोकरी में रह रहे हैं। तो ऐसे ही इसी तरह से सोचा करो, जितनी आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इससे डेवलप होगी। अब ये आ गई है, अब हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इससे चैप्टर से हमें ये पता चला कि इंडियन कल्चर जो है ये सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी को, ताकि डाइवर्सिटी की एनरिचमेंट के लिए, बट नेवर लॉसेस साइट ऑफ अंडरलाइन यूनिटी विच नरिशेस दैट डाइवर्सिटी। पर यूनिटी को पीछे नहीं छोड़ता है, क्योंकि यूनिटी की वजह से ही डाइवर्सिटी है। अगर यूनिटी नहीं होगी, हमारे आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो ये डाइवर्सिटी भी खत्म हो सकती है। तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और इसी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कायम रखना है। ये समरी आ गई कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी, इस लैंडस्केप में डाइवर्सिटी है, इंडिया के पीपल में है, लैंग्वेजेस में है, ड्रेसेस में है, फूड्स में, फेस्टिवल में, कस्टम्स में। यहाँ से आप देखो पॉइंट्स ले सकते हो, ये पॉइंट्स बना सकते हो। लैंडस्केप, फिर उसके पॉइंट्स लिखो, पीपल उसके पॉइंट्स लिखो, लैंग्वेजेस उसके पॉइंट्स लिखो, ड्रेसेस उसके पॉइंट्स लिखो, फूड अलग अलग बता दो कैसे डाइवर्सिटी है फूड में, फेस्टिवल्स में कैसे डाइवर्सिटी, कस्टम्स में कैसे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इज ईजी टू परसीव इन मैनी फील्ड्स बट देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइन यूनिटी। काफ़ी फील्ड्स में डाइवर्सिटी को अपनाया जाता है, बट देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइन यूनिटी। यूनिटी एक बेस है। इंडियाज़ यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड इट एनरिचेस। इंडिया सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी को क्योंकि डाइवर्सिटी जो है डिवाइड नहीं करता है, डाइवर्सिटी एनरिच करता है हमारे देश को। जब हम किसी को भी कहते हैं कि हमारा देश देखो, मतलब आपने वो एक कविता सुनी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन्स के लिए भी यही बात लागू होती है कि कैसे हम साथ मिलकर रहते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिकल उस पर बेस हैं, तो इसके जो आंसर्स हैं वो ऐसे रटे रटाए आंसर इसमें नहीं चलेंगे। इसमें आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास डिस्कशन कंडक्ट करिए। जो शुरू में 2 कोटेशंस थी ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो दी थी और श्री अरबिंदो ने जो दी थी, उनको पढ़ो, उनको समझो और उनमें से मतलब अपना एक व्यू पॉइंट एक पेज पे लिखो कि इसमें क्या बोला गया है। पहले उसे समझो और फिर खुद की लैंग्वेज में लिखो, तो वो आंसर आपका यहाँ आएगा। नेशनल एंथम पढ़ो, उसमें देखो उसका ट्रांसलेशन पढ़ो। नेशनल एंथम बंगाली में लिखा गया था, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी संस्कृत भाषा में किया गया, तो वो कैसे, क्या डिफरेंस लिया रहा आपका, क्या डाइवर्सिटी देखी आपने उसमें, क्या नोटिस किया, वो बताना है। ये प्रैक्टिकली हो गया। ये आपको रटे रटाए आंसर नहीं लिखने हैं इसमें आपको प्रैक्टिकल बेस पर आंसर्स लिखने हैं। पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ पढ़ो, पढ़ नहीं सकते हो तो सुनो, कितना इंटरनेट का यूज़ आजकल बढ़ गया है, तो आप सुन भी सकते हो। न्यू फोकलोर टेल्स रीजन के बेस पर आप अपने दादी या फिर अपने घर में जो जो भी हैं उनसे भी पूछ सकते हो कि हम किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। वहाँ का कोई एक उस जैसे पंजाब है, जैसे कि बिहार है, तो वहाँ की कोई एक गीत बताइए हमें, कोई बिहार का गीत जो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो, कोई कश्मीर का गीत जो उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करता हो, वो लिखो एक पेज पर, उससे आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर एक एंशिएंट स्टोरी, इज़ देयर एनी एंशिएंट स्टोरी जो कि आपने देखा हो, डिपिक्ट की हो फॉर्म ऑफ आर्ट में, मतलब आर्ट के रूप में आपने कहीं देखी हो, उसको बताओ, डिस्कस करो अपने क्लासमेट्स से। तो वो चीज़ें बोली गई हैं यहाँ मतलब ये नहीं कि रटे रटाए आंसर, रटना एक सही बात नहीं है। हर चीज़ को अपने व्यू पॉइंट से लिखो, क्योंकि हम सभी में कुछ डाइवर्स चीज़ें हैं, हम सभी में डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं, तो उसको लेकर आओ आगे। तो अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।